बेटा आज की क्लास यहाँ पर बहुत ही स्मार्ट तरीके से क्या है, पहला टॉपिक देखेंगे बेटा सक्रियता श्रेणी। तो समझेंगे सभी बच्चे सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं। यहाँ पर देखेंगे बेटा सक्रियता श्रेणी में क्या है। सक्रियता श्रेणी तो देखेंगे तत्वों को उनकी क्रियाशीलता के घटते क्रम में रखा जाता है, तो वह श्रेणी क्या कहलाती है, सक्रियता श्रेणी कहलाती है। मतलब क्या हुआ, वह श्रेणी जिसमें तत्वों को यानी कि धातुओं को उनके घटते क्रम में क्रियाशीलता के आधार पर उनके घटते क्रम में रखा जाता है, तो वह श्रेणी सक्रियता श्रेणी कहलाती है। यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ है बेटा, वह श्रेणी जिसमें तत्वों को उनकी क्रियाशीलता के घटते क्रम में रखा जाता है उसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। ओके, आराम से समझ गए होंगे सब बच्चे। तो देखेंगे बेटा सक्रियता श्रेणी, जैसे मैं आपको यहाँ पर लिख दूं, जैसे के एन ए, थोड़ा सा दूर दूर लिखें तो ज्यादा बेटर रहेगा, समझाने में आसानी होगी। के एन ए सी ए एम जी और ए एल जेड एन एफ ई पी बी हाइड्रोजन और बेटा हाइड्रोजन एच जी सी यू ए जी और ए यू। ओके, ये हमारी धातुएं। इन धातुओं को, इन तत्वों को उनके क्रियाशीलता के आधार पर घटते हुए क्रम में रखा गया है। तो देखेंगे बेटा यहाँ पर सबसे पहला एलिमेंट्स क्या है, पोटेशियम। आपको नाम पता ही होगा सबका, ये पोटेशियम है बेटा। पोटेशियम में शॉर्ट में लिख रहा हूं। ओके, और ये क्या है बेटा, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और बेटा एल्युमिनियम। ये क्या है बेटा, तो जिंक, आयरन, पीबी मतलब लेड, लेड सब बच्चा जानते हैं सीसा होता है बेटा। ये हाइड्रोजन है, एच जी मतलब पारा, सी यू कॉपर, और ये क्या बेटा, ए जी मतलब चांदी, और ये है सोना, एयू। ओके, इतनी बात समझ रहे हैं सभी बच्चे। तो चलिए अब हम इनकी ट्रिक समझ लेते हैं बेटा, याद रखने की। याद रखने की ट्रिक क्या है, तो ट्रिक को बहुत ही ध्यान से समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे के मतलब कल्लू, सोडियम ने कार मांगी असली। ये याद करने की ट्रिक है बेटा, इस ट्रिक के माध्यम से आप आराम से याद कर सकते हैं। तो कल्लू ने कार मांगी असली जिसका फूटा शीशा, लेड मतलब शीशा, सब बच्चे जानते हैं लेड मतलब क्या होता है, शीशा होता है, ठीक है। जिसका फूटा शीशा। फिर उसके बाद क्या है बेटा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एच जी। तो यहां देखेंगे जिसका फूटा शीशा है, हाँ जिसका फूटा शीशा है। चलो बेटा बना देना, बाद में क्रॉस करके सेट कर। जिसका फूटा शीशा है, हाँ जी, एच जी मतलब हाँ जी, कार आ गई आज। ओके, तो चलिए बेटा यहाँ पर एकदम शॉर्टकट ट्रिक के माध्यम से इन तत्वों को समझ लेते हैं, इन धातुओं को याद कर लेंगे। तो देखिए वो ट्रिक क्या है, एकदम स्मार्ट ट्रिक है बेटा। ये ट्रिक जो मैंने बनाई है वो कैसी है बेटा, स्मार्ट ट्रिक। इस ट्रिक के माध्यम से आप आराम से याद रख सकते हैं इन धातुओं को। तो यहाँ पर देख सकते हैं, कल्लू ने कार मांगी असली, मतलब क्या हुआ बेटा, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। जिसका फूटा शीशा है मतलब जिंक, आयरन, लेड, शीशा है हाइड्रोजन। उसके बाद बेटा हाँ जी, कार आ गई आज। हाँ जी मतलब पारा, एच जी, और कार सीयू को कार के मतलब ट्रिक के माध्यम से हम उसे बता देंगे। तो कॉपर आ गई मतलब ए जी, सिल्वर मतलब चांदी, और आज यहाँ पर क्या है बेटा, ए यू सोना। कोई दिक्कत यहाँ तक आराम से समझ गए होंगे। तो इन सभी तत्वों को
इनके बढ़ते यहाँ पर देखेंगे घटते क्रम में रखा गया है। तो कैसा, सोडियम सबसे पहले आएगा, तो ये बेटा क्रियाशीलता इनकी इसकी सोडियम की सबसे उच्च होगी, फिर पोटेशियम की सबसे उच्च होगी, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, Hg मतलब पारा, कॉपर और ये Ag, और ये बाद में आ गया बेटा Au सोना। ओके, तो इनके घटते क्रम में रखा गया है किनको, कि तत्वों को। तो याद रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। चलिए अब बात करते हैं सर, जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन से इधर की जितनी भी धातुएं हैं वो सबसे नीचे रखी गई हैं। तो इनकी जो क्रियाशीलता होगी वो कैसी होगी बेटा, इनकी निम्न क्रियाशीलता होगी। ये निम्न क्रियाशील धातुएं होंगी, निम्न क्रियाशील धातुएं, निम्न क्रियाशील धातुएं। ओके, और बेटा यहां तक आप देखेंगे, ये जो हाइड्रोजन से इधर की जो बीच की धातुएं हैं, ये बेटा मध्यम क्रियाशील धातुएं हैं। कहां तक, तो आप Zn तक बता सकते हैं, एल्युमिनियम तक भी बता सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है यहां तक। ठीक है, तो एक मिनट, तो क्या हुआ, ये मध्यम क्रियाशील धातुएं। उसके बाद पहले नंबर वाली धातुएं बेटा वो क्या कहलाएंगी, उच्च क्रियाशील धातुएं। आराम से समझ गए होंगे। सक्रियता श्रेणी क्या है, सक्रियता श्रेणी को, सक्रियता श्रेणी में धातुओं को किस क्रियाशील क्रम में रखा गया है, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं लिखा हुआ है। एक बार दोबारा से रिवाइज करा देता हूं जिससे कि कोई भी दिक्कत ना रहे, आराम से पूरा आप टॉपिक सही तरीके से समझ जाएं। तो चलिए, वह श्रेणी जिसमें तत्वों को उनके क्रियाशीलता के घटते क्रम में रखा जाता है उसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। जैसे कुछ इस तरह यहाँ पर रखा हुआ है बेटा, आप आराम से देख सकते हैं। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और आयरन, लेड मतलब यहाँ पर सीसा, हाइड्रोजन, पारा, कॉपर, चांदी और Au, इन धातुओं को इनके घटते क्रम के अनुसार रखा गया है। बेटा सबसे पहली वाली जो धातु है वो उनकी क्रियाशीलता कैसी है, तो उच्च है, बीच की मध्यम अक्रियाशील धातु है, और सबसे निचली जो धातु है वो कैसी है बेटा, निम्न अक्रियाशील धातु है। इनके याद करने की ट्रिक क्या है, तो आराम से समझ गए। कल्लू ने कार मांगी असली, जिसका फूटा शीशा है, हाजी कार आ गई आज। इस ट्रिक के माध्यम से आप इन धातुओं को याद कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत नहीं होगी हुई होगी यहां तक मेरे समझाने में। तो बेटा चलिए नेक्स्ट समझते हैं टॉपिक को। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, देखेंगे बेटा यहाँ पर धातुएं और अधातुओं की क्रिया, मतलब धातुएं और अधातुएं कैसे क्रिया करती हैं यहाँ पर समझेंगे बेटा। ठीक है, तो चलेंगे बेटा, देखेंगे धातुएं और अधातुएं किस प्रकार क्रिया करती हैं, किस प्रकार रिएक्शन करती हैं, उनकी रिएक्शन को देखेंगे। तो इसमें क्या लिखा है कि धातुएं और अधातुएं इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करके रिएक्शन करती हैं। एकदम सिंपल बात बेटा, धातुएं इलेक्ट्रॉन को दान करेंगी और अधातुएं इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगी और तब जाके आपस में रिएक्शन करेंगी। मतलब क्या हुआ यहां पर कि धातुएं और अधातुएं बेटा ये रिएक्शन करेंगी जब धातु इलेक्ट्रॉन दान करेगा और अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, और तब रिएक्शन होगा बेटा। और रिएक्शन करने के बाद जब ये इलेक्ट्रॉन दान करती हैं धातुएं, धातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं तो बना लेती हैं लवण। क्या समझ में आ रही है बेटा कहानी, एकदम सिंपल बात। तो क्या बोले हम, धातुएं इलेक्ट्रॉन दान करती हैं, अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं, तब लवण का निर्माण करती हैं। लिखा हुआ एक लाइन में देख लेंगे, धातु इलेक्ट्रॉन दान करके तथा अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके लवण का निर्माण करती हैं। ओके, किस प्रकार, तो चलिए भाई रिएक्शन के माध्यम से समझते हैं। यहां पर जैसे एग्जांपल में Na हमारे पास कोई बेटा धातु है और Cl कोई अधातु है, तो आपको पता है कि Na कितना इलेक्ट्रॉन दान कर देगा, तो बेटा एक इलेक्ट्रॉन दान कर देगा।
किसको? तो Cl को। ये इलेक्ट्रॉन एक दान कर दिया, बना लिया इसने क्या? NaCl। NaCl। कोई दिक्कत यहां तक? तो धातु ने इलेक्ट्रॉन दान किया और अधातु ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, बना लिया बेटा NaCl। यानी कि ये क्या बन गया? लवण बन गया, जिसका नाम है बेटा सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, ओके, नमक। तो आराम से समझ गए होंगे किस प्रकार धातु में धातु रिएक्शन करती हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा धातु तथा अधातु के गलनांक तथा क्वथनांक। बेटा धातु तथा अधातु के गलनांक तथा क्वथनांक को समझते हैं। यहां पर हम सबसे पहला टॉपिक है हमारा गलनांक। एकदम इजीली वे में हम समझेंगे कि गलनांक किसे कहते हैं। तो बेटा याद करो, हमने आपको क्वथनांक और क्वथनांक और हिमांक के बारे में बता दिया है। गलनांक को भी यहां पर समझेंगे, ठीक है। तो चलिए गलनांक किसे कहते हैं एकदम सिंपल वे में। देखो बेटा एक बात याद रखना कि गलनांक का मतलब यह है जब कोई वस्तु जिस ताप पर गलना शुरू कर देगी और जिस ताप पर गल जाएगी बेटा वही उसका क्या कहलाएगा? गलनांक कहलाएगा। एकदम सिंपल बात। हुआ क्या, यहां पर देखेंगे परिभाषा को एकदम सिंपल लाइन में, वह ताप जिस पर कोई वस्तु गलना शुरू हो जाती है अर्थात गल जाती है, उसी ताप को बेटा क्या कहते हैं? गलनांक कहते हैं। यहां पर लिखा हुआ है वह ताप जिस पर कोई ठोस वस्तु गलकर या पिघलकर किसी दूसरी चीज में निर्मित हो जाती है, अर्थात यहां पर कह सकते हैं बेटा पिघल जाती है, तो उसे गलनांक कहते हैं। ओके, वह ताप जिस पर कोई वस्तु पिघल जाती है या गल जाती है उसे गलनांक कहते हैं। आराम से समझ में आ गया होगा बेटा। इसे इंग्लिश में मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, याद रखना। मेल्टिंग से आपको याद रहेगा, मेल्टिंग मतलब गलना। ओके, तो मेल्टिंग पॉइंट गलनांक। कोई दिक्कत यहां तक? चलिए आराम से समझ गए होंगे कि गलनांक किसे कहते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं बेटा, क्वथनांक। क्वथनांक मैं आपको समझा चुका हूं, एक बार और रिवाइज करा दे रहा हूं। क्वथनांक क्या है बेटा? तो याद रखेंगे वह ताप जिस पर कोई द्रव उबलता है उसे क्वथनांक कहते हैं। वह ताप जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है या उबलता है उसे क्वथनांक कहते हैं बेटा। जैसे ये कोई पात्र है और इस पात्र में भरा हुआ है कोई लिक्विड मैटर, ओके, कोई लिक्विड मैटर भरा हुआ है और इसे हमने किसी स्पिरिट लैंप वगैरह या किसी अग्नि स्रोत पर रख दिया है लाके, जिसे हम यहां पर टेम्परेचर दे रहे हैं, ठीक है, टेम्परेचर दे रहे हैं यहां पर। तो इसमें भरा कोई लिक्विड मैटर जिस टेम्परेचर पर उबलना शुरू हो जाएगा वही उसका जिस ताप पर उबलना शुरू हो जाएगा वही क्या कहलाएगा बेटा? इसका क्वथनांक कहलाएगा। कोई दिक्कत? याद रखिए कि कोई द्रव उबलना कब शुरू हो जाता है? तो बेटा इसका वातावरण का एक वायुमंडलीय दाब होता है। ये जो 1 एटमॉस्फेरिक जो टेम्परेचर है ATM, 1 ATM, जैसे ही इस टेम्परेचर इस दाब को हटा देगा यहां से, वैसे ही द्रव उबलना शुरू हो जाएगा। तो कोई दिक्कत यहां तक? आराम से समझ में आ गया होगा कि क्वथनांक किसे कहते हैं। तो वह ताप जिस पर कोई द्रव उबलता है बेटा वह क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है। तो चलिए अब नेक्स्ट समझते हैं। छोटे छोटे पॉइंट है, आराम से समझते चलेंगे। अब देखेंगे हिमांक। तो हिमांक भी मैं आपको समझा चुका हूं, दोबारा से फिर रिवाइज करा दे रहा हूं। हिमांक का मतलब क्या हुआ बेटा? वह ताप जिस पर कोई द्रव जमता है, वह ताप जिस पर कोई द्रव ठोस में परिवर्तित होता है उसे क्या कहते हैं? हिमांक कहते हैं। एकदम सिंपल बात। धातुओं का गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होता है, ये बात याद रखेंगे बेटा, ठीक है। निष्कर्ष बाद में हमने निकाल के यहां पर रख दिया है। निष्कर्ष जो हमारा टॉपिक है, उन टॉपिक क्या टॉपिक चल रहा है? तो धातुओं की सक्रियता श्रेणी चल रही है। उसमें बेटा यहाँ पर देख रहे हैं हम कि धातुओं का गलनांक तथा क्वथनांक कैसा होता है? उच्च होता है। ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है। तो धातुओं का गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होता है। आगे आयनिक यौगिक क्या होते हैं माय डियर? तो आयनिक यौगिक को ध्यान से समझेंगे। आयनिक यौगिक, आयनिक यौगिक किसे कहते हैं? तो देखो लिखा हुआ है धातु और अधातुओं के इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से प्राप्त यौगिकों को आयनिक यौगिक कहते हैं। एकदम सिंपल बात। जैसे हमने अभी अभी आपको बताया था कि धातु और अधातु कैसे क्रिया करती हैं। धातु और अधातुओं की क्रिया
को समझाइए। कभी कभी बोर्ड एग्जाम में पूछ लेता है धातुओं और अधातुओं की क्रिया को समझाइए, धातु और अधातु किस प्रकार रिएक्शन करते हैं। सेम उनकी जो क्रिया ही है बेटा, उनसे जो प्राप्त होते हैं वही यौगिक आयनिक यौगिक कहलाते हैं। यहाँ पर देखेंगे धातु और अधातुओं के इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बेटा जो प्राप्त होते हैं उन्हें हम आयनिक यौगिक कहते हैं। जैसे मैंने अभी अभी जस्ट आपको बताया NaCl, Na धातु है, ओके, और Cl अधातु है, Cl अधातु है। अब ये इलेक्ट्रॉन दान करेगा, ये ग्रहण करेगा, तो बेटा यहाँ पर NaCl का निर्माण हो जाएगा, मतलब लवण बन जाएगा, और यही कहलाएगा आयनिक यौगिक। कोई दिक्कत नहीं, यहां तक आराम से समझ गए होंगे कि आयनिक यौगिक किसे कहते हैं। चलिए और एक दो एग्जांपल यहाँ पर, एक आधे एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे मैं कहूँ बेटा कॉपर हमारे पास क्या है बेटा, तो कॉपर हमारे पास है बेटा यहाँ पर धातु, और SO4 क्या है धातु, तो यहाँ पर बन जाएगा CuSO4, ओके। ये भी लवण है, ये धातु है, ये धातु है, दोनों जब मिले तो बन गया बेटा CuSO4, ये आयनिक यौगिक हो गया। आराम से समझ गए होंगे आयनिक यौगिक क्या क्या किसे कहते हैं। तो धातुओं के इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से प्राप्त यौगिक क्या कहलाते हैं बेटा, धातु और अधातुओं के इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण द्वारा प्राप्त यौगिक क्या कहलाते हैं, आयनिक यौगिक कहलाते हैं। चलिए इतना समझ में आ गया। तो बेटा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्राकृतिक गुण। ये किसके प्राकृतिक गुण है, तो माय डियर अभी अभी हमने जो समझा था सक्रियता श्रेणी, उसका महत्व और उसके गुणों के बारे में समझते आ रहे हैं बारी बारी से। तो देखेंगे प्राकृतिक गुण, धातु और अधातुओं में इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण करने की प्रवृत्ति होती है। बेटा जो धातु होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन दान करने की प्रवृत्ति होती है, अधातु होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। मतलब यहां पर देखेंगे धातुओं में इलेक्ट्रॉन दान करने की प्रवृत्ति होती है भाई, ओके। इलेक्ट्रॉन दान करने की प्रवृत्ति होती है, और अधातुओं में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। इतनी बात समझ गए होंगे सभी बच्चे, तो कोई दिक्कत नहीं। यहां तक प्राकृतिक गुण में क्या कहा, तो धातुओं में और अधातुओं में इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण करने की प्रवृत्ति होती है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, देखेंगे बेटा विद्युत का चालन। आयनिक यौगिकों में से विद्युत का प्रवाह आसानी से होता है। जो बेटा आयनिक यौगिक होते हैं उनमें विद्युत का प्रवाह आसानी से हो सकता है। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं कि ये एक हमारे पास कोई सपोज करिए पात्र है, ये एक पात्र है बेटा, और इसमें हमने दो इलेक्ट्रोड लगा दिए। यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड ये और एक इलेक्ट्रोड ये, ओके। और इसमें बेटा हमने NaCl का विलयन भर लिया है नमक का। नमक यहाँ पर क्या है बताओ, तो आयनिक यौगिक है। NaCl मतलब आयनिक यौगिक, आयनिक यौगिक भर लिया। अब उसके बाद हमने यहाँ पर एक वायर लिया, इसको जोड़ा और इस इलेक्ट्रोड से जोड़ दिया, और यहाँ पर हमने करंट लेना चाहा तो देखा तो यहाँ पर बेटा बल्ब हमारा जल गया, ठीक है। कुछ इस प्रकार तो देख रहे हैं। तो सिंपली क्या होता है, आयनिक यौगिकों में से विद्युत का प्रवाह आसानी से हो सकता है। आराम से आप यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर बेटा बल्ब की जगह वोल्टामीटर या फिर कोई इलेक्ट्रिक स्रोत को भी लगाकर इस सेल को चार्ज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा घुलनशीलता। आयनिक यौगिकों को किसी द्रव में घोलने पर धीरे धीरे वे देर से घुलते हैं। बेटा कोई अगर आयनिक यौगिक है और हम उसे किसी द्रव में घोलें, किसी लिक्विड मैटर में घोलें, तो वो धीरे धीरे घुलेंगे, आराम से घुलेंगे, कुछ देर ले लेंगे। जैसे बेटा यहाँ पर एक पात्र है और इस पात्र में हमने जल को भर लिया है, ये जल भरा हुआ है इसमें, ठीक है, इसमें जल भरा हुआ है, और इसमें हमने डाल दिया
या आपका NaCl, नमक, नमक क्या है बताओ, आयनिक यौगिक है। अब ये धीरे 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 इस पानी में घुलेगा आराम से, तो किसी द्रव में घुलने पर वे धीरे धीरे घुलते हैं, कौन, तो आयनिक यौगिक, ये इनकी घुलनशीलता होती है। अब नेक्स्ट है बेटा यहाँ पर गलनांक तथा क्वथनांक, किसके हैं गलनांक तथा क्वथनांक, तो यहाँ पर देखेंगे आयनिक यौगिकों के गलनांक तथा क्वथनांक है। तो आयनिक यौगिकों का गलनांक तथा क्वथनांक कैसा होता है, उच्च होता है, ये बात आप याद रखेंगे। जो आयनिक यौगिक होते हैं उनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। चलिए आज की क्लास हमारी बेटा यहीं फिनिश होती है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे और सभी बच्चे साथ साथ समझते रहे होंगे एकदम बहुत ही अच्छी तरीके से, और कोशिश यही करता हूं बेटा आपको पूरा समझाने की, और ये भी मुझे यकीन है कि आपको पूरा अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट क्लास में बेटा देखेंगे इससे आगे, और कोशिश ये करेंगे नेक्स्ट क्लास में चैप्टर को बिल्कुल कंप्लीट करने की। आज के लिए इतना ही, तो इतना आप इसे एक बार रिवाइज कर लेंगे पूरा वीडियो को, जिससे कि आपका पूरा अच्छी तरीके से कंप्लीट हो सके और कोई भी समस्या ना रहे। और यदि कोई समस्या है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेंगे आराम से, मैं उसे आपको डिटेल डिस्कस के साथ समझाऊंगा। चलिए तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद, धन्यवाद।